हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब जर्नी ज्योति विद जर्नी माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे बीच हमारी बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच है जो शहडोल की जानी मानी हस्ती हैं और शहडोल में महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया है इन्होंने। आज इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही। आज हमारे बीच उपस्थित हैं कल्याणी वाजपेयी मैम, जो कि महिला बाल विकास में काउंसलर के पद पे हैं, और चलते हैं इनकी जर्नी जानने के लिए। नमस्कार ज्योति जी, आपके इस जर्नी विद ज्योति के यूट्यूब चैनल पर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप महिलाओं के भी लिए इतना सोच रही हैं और शुरुआत आपने कहा कि मुझसे कर रही हैं, तो मैं सोच रही, जहाँ तक मेरी सोच है कि आपने महिलाओं को सम्मान देने के लिए ठान लिया है और अपना चैनल चालू कर रही हैं। चलिए, तो आप जानते हैं मैम के बारे में। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ और मेरा बचपन लखनऊ में ही बीता। मेरे फादर एक फिजिक्स के टीचर थे और हम जहाँ पे हमारी कॉलोनी भी थी, टीचर्स कॉलोनी थी, उसी में हम सब रहते थे। और ऐसा लगता था कि हम एक बड़े परिवार में रह रहे हैं। वहाँ ये नहीं लगता था कि कोई, अगर हमारे माता पिता घर पे नहीं हैं तो हमको ये नहीं लगता था कि हम अकेले हैं। हमारे कॉलोनी में जो सामने आसपास के घर थे, वहाँ पर हम कहीं भी चले जाते थे और कहीं भी बैठ जाते थे और कहीं भी खा लेते थे और कहीं भी सो जाते थे। कॉलोनी का माहौल ऐसा ही होता है कि सब एक दूसरे के परिवार के साथ। एक बड़ा परिवार था हमारा। कभी भी कहीं भी कोई भी डांट सकता था, ये डर हम लोग को बना रहता था कि मम्मी पापा नहीं है पर आंटी लोग हैं, वो देख रही हैं। तो आंटी हम लोग नहीं कहते थे, हम लोग चाची जी और चाचा जी कहते थे। उस समय का माहौल ये था। अच्छा। और कभी भी कोई भी हम लोग को अकेले नहीं जाने देता था। अच्छा। अगर वहाँ जो भाई लोग थे, साथ में हम लोग कम से कम की कॉलोनी में 150-200 लोग थे। अच्छा। और हम लोग शाम को खेलने के लिए लड़ते थे। अच्छा। जैसे छोटे बच्चे लड़ते हैं वैसे हम लोग की लड़ाइयाँ होती थी। एक तरफ हम लोग आधी आधी कॉलोनी बांट देते थे। अच्छा। उसमें आधी कॉलोनी में लड़के लोग खेलते थे और आधे कॉलोनी में लड़कियां। आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हमारा। तुम हमारे में नहीं हो, हम तुम्हारे में नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग हॉकी खेलते थे। अच्छा। और हॉकी की बॉल जो होती है बहुत हैवी होती है और लग जाने पे तो दर्द होता है, वो कहीं काफी गंभीर चोट होती है। इसलिए और लड़कियां जो थी खो खेलती थी, कबड्डी खेलती थी, रस्सी कूदना, गुट्टे, ऐसे हम लोग खेल खेलते थे। और बहुत अच्छा एक माहौल था। परिवार, एक बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार के रूप में हम लोग रहते थे। हमको नहीं लगता था कि हम अलग कहीं रहे। फिर उसके बाद शिक्षा में हम वहीं पे हमारे पास में जुबलीगंज कॉलेज था, जो वहीं पे मेरी शिक्षा हुई। फर्स्ट से लेके मैं बीए मैंने वहीं तक किया है, 15 साल मैंने दिए। अच्छा। और वो बंगाली कॉलेज था, तो उसमें सरस्वती पूजा हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती थी। अच्छा। हफ्ते भर हम लोग सरस्वती पूजा में 3 दिन पहले से तैयारियां होती थी बसंत पंचमी के लिए, और उसके बाद 3 दिन के बाद तक, विसर्जन तक हम लोग मस्ती करते थे। स्कूल भी बड़ा अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सरस्वती पूजा वाली चीजें होती है और कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। अच्छा पार्ट इसका यही होता था कि हमको किताब कॉपी नहीं छूना, पूजा करके बस प्रणाम करना है, प्रसाद खाना, मस्ती करना है। ठीक है। फिर उसके बाद शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 96 में हुई। अच्छा। और 96 में हुई इस तरह से कि मेरे फादर के कॉलेज में थे, जिनका मेरी जेठानी के, हम नंदोई कहते हैं। अच्छा। नंदोई जो कहते हैं वो थे, वहां से रिलेशन बना। शहडोल का कोई भी किसी भी व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते थे। शहडोल क्या है हम भी नहीं जानते, कहाँ है ये भी नहीं मालूम था। आपको शहडोल आना था ना, इसलिए रास्ते बन गए। वो होता ना, जहाँ पे किस्मत होती है, किस्मत वहाँ ले जाती, भले आप जान रहे हो नहीं जान रहे हो कितनी दूर। फादर इधर आए। फादर आने के बाद जब आए तो यहाँ का माहौल देखा उन्होंने। बहुत, पिताजी का मेरे कहने का यही था कि सबसे ज्यादा सुकून है शहडोल में सुकून है। कोई भी किसी, जो लोग हैं बहुत सहज और सरल हैं। घर में, फैमिली में मेरी ससुर साहब नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने अपनी माँ के साथ में सहयोग करके घर संभाला था और एक मध्यम वर्गीय परिवार था, पर सुकून था। हाँ, शहडोल में तो ये चीजें हैं कि सब सपोर्टिव भी हैं, आसपास के लोग भी। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत ऐसा है, बहुत सुकून है शहडोल में। और बहुत सरल होने के कारण सबसे ज्यादा सरलता मेरे को, पिताजी को बहुत आई कि हमारी बेटी बहुत ज्यादा, बड़े परिवार में 2 भाई थे। अच्छा। मैं थी
और मम्मी पापा बस 5 लोग थे। और क्योंकि बहुत बड़ा परिवार देखा नहीं था तो और 2 भाई, ये लोग भी यहाँ पे 2 भाई 1 बहन। तो ये लगा कि बहुत छोटा परिवार है और हमारी बेटी यहाँ पे अच्छे से रह पाएगी, क्योंकि अकेले होने के कारण, माता पिता के दुलारे होने के कारण कभी भी घर में काम नहीं कराया गया था। अच्छा। तो लगता था कि यहाँ पे आके संभाल पाएंगी कि नहीं पाएंगी, तो इसलिए उन्होंने छोटे परिवार को देख के इसलिए खुश शादी कर दी। हर पिता सोचते हैं कि हमारी बेटी ऐसे घर में जाए कि वो जाके एडजस्ट हो जाए बहुत जल्दी से। बिल्कुल। कैसा था मायके से ससुराल के बीच का सफर, एक बेटी से एक बहू बनने के बीच का जो सफर होता है वो कैसा था? ज्योति जी, बहुत समस्याएं आई थी, क्योंकि कभी भी चूल्हा नहीं देखा था। अच्छा। कभी भी जैसे वो त्योहार के टाइम में किचन को कीचुई मिट्टी से लीप के और पूरा उसको व्यवस्थित करना रहता था, तो त्योहार आता था तो मुझे डर लगता था। अच्छा। कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और मैंने कभी किया नहीं था। मुझे मालूम भी नहीं था कि कैसे करना होता था। अच्छा। तो मेरी सासू माँ को मैं आज नहीं है हमारे बीच में, पर मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये काम करना। मेरे पिता ने एक चीज कह के भेजी थी कि बेटा तुम जाना तो ससुराल में जो भी होगा वो तुम्हारा है, मैं का भूल जाना। ये सबसे बड़ी सीख थी। और उसमें क्या हुआ कि मुझे यहाँ जो चावल होता है, बासमती चावल राइस होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। बासमती नहीं, सॉरी, विष्णुभोग बहुत छोटा छोटा होता है, उसमें पत्थर भी होते हैं, और मुझे नहीं मालूम था। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में जो चावल होता है बड़ा बड़ा होता है, उसमें काले काले पत्थर होते हैं, अपन आसानी से इसको बीन सकते हैं। पर यहाँ पे वो परोड़ने वाला होते हैं, व्हाइट होते हैं, उसी में दिखते नहीं है, और उसको परोड़ना होता है। परोड़ना क्या होता है वो शब्द भी मुझे नहीं मालूम था। वो भी मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया। और उसके बाद फिर मैं लोगों के बीच में खाना परोसने के पहले बहुत डर रहता था कि कहीं पत्थर ना आ जाए, लेकिन वो माता जी ने सिखाया और मैं सीखी भी। क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अगर आप सीखना चाहें और अगर उसमें अगर इच्छा दिखाएंगे तो आप जरूर सीख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें नहीं। लेकिन एक बात कहनी चाहूंगी कि मैं गर्मी अभी जो है हम मोबाइल से खेलते हैं, हमारे समय में मोबाइल नहीं था। तो हम लोग की गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हम लोग या तो सिलाई सीखते थे या फिर कोई डांस सीख लेते थे या फिर कुछ ऐसी चीजें सीखते थे, बुनना करते थे, सिलाई सीख लेते थे, कुछ ऐसा सीखते थे जो हमारे, मुझे नहीं मालूम कि मुझे भविष्य में इन सब चीजों का जो हमने बचपन में खेल खेल में सीखी थी वो मेरे जीवन में कब काम आ जाएंगी। जैसे कहते नहीं कि कोई भी पढ़ाई या शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं, कभी व्यर्थ, तो वो सार्थक हुई, मेरे जीवन में सार्थक हुई। अच्छा, आपको आता था कढ़ाई बुनाई सिलाई? मुझे बैग्स बनाने आते थे, मुझे सिलाई कढ़ाई आती थी। अच्छा। मैं सूट्स वगैरह और ब्लाउज वगैरह सब सिल लेती थी। अच्छा। और मैंने कुछ चीजें ऐसी सीखी थी कि जो लोगों को लगता था आश्चर्य होता था। अच्छा। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जब मैंने अपना अब मैं शादी हो गई 6-7 साल हो गए थे, बच्चा हमारा 97 में ही बड़ा बेटा हो गया था। अच्छा। 3-3.5 साल का हुआ तो मन में एक इच्छा थी कि कुछ करना है। कुछ करने के मतलब ये कि जब भी मैं देखती थी, सबसे ज्यादा मुझे शुरुआत मेरी वहां से हुई कि मैं बचपन में जब स्कूल जाती थी तो एक बूढ़ी माता जो थी वो भीख मांगती थी और शाम को उनका नाती आता था और रिक्शे में बिठा के ले जाता था और रिक्शे से छोड़ जाता था। तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि जब रिक्शे से आती है, रिक्शे से जाती है, तो ये भीख क्यों मांगती है। मैंने ये अपने बड़े वाले भाई को बोला, भैया ऐसी ऐसी बात है, वो माता जी आती है और ऐसा ऐसा है। तो मेरे भाई ने उनको टच किया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि उसके बहू बेटे सबको ये पूरा परिवार है और उसको जो है सिर्फ भीख मांगने के लिए भेजते हैं कि उनको अर्निंग हो सकेगी। अच्छा। तो इस तरह से उनका सोच था, उनकी ये सोच थी कि एक वृद्ध माता से भीख मंगवाना कितना उचित है। ये मेरे को फिर थोड़ा सा टीस मारी कि नहीं, ये गलत, कितना गलत है। फिर मेरे भाई ने उस चीज को वृद्धा पेंशन, वहां से मैं जानी कि एक वृद्धा पेंशन भी होती है। अच्छा। भैया ने किया और उनको वृद्धा पेंशन दिलवाई। अच्छा। और करवाने के बाद वो चीज एक घर कर गई मन में कि अगर शासन के द्वारा योजनाएं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं
सबके लिए होती होंगी, पर लोगों को पता होना चाहिए। पर लोगों को पता होना चाहिए और उसका लाभ कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और उसके लिए दस्तावेज क्या चाहिए होंगे, ये उनको कुछ भी नहीं मालूम थे। लेकिन भाई के सहयोग से ये चीज मिल गई। पर ये चीज मेरे मन में घर कर गई कि मैं किसी की मदद करूंगी तो कैसे करूंगी, ये दिमाग में था। फिर 97 में बड़ा वाला बेटा हुआ, 3-4 साल हम घर में रहे। पर जब वो जो बाई घर में बर्तन मांजने आती थी, झाड़ू पोछे के लिए आती थी, तो वो एक आपस में बात करती थी और अपने दुख को बताती थी। वो बताती थी, आज मेरे पति आए, उन्होंने शराब पी हुई थी, आज मुझे बहुत मारा, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। ये मन में कहीं ना कहीं एक दुख हुआ, ये तो गलत है। जो बर्तन वाले माई थी वो एजेड थी, उनके बहू बेटे परेशान करते थे, कभी खाना नहीं देते थे, कभी उनको काफी टाइम तक किसी चीज की आवश्यकता होती तो नहीं देते थे। तो ये लगा कि कहीं ना कहीं महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। फिर उन सब चीजों के लिए मन में थोड़ा था। फिर हस्बैंड जो थे फील्ड वर्क करते थे, तो मेरा उनके साथ कभी कभी जाना होता था। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में। अच्छा, जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे तो देखते थे वहां भी यही स्थिति है। वो आपस में एक ही बात करते कि आज वो मारा है, आज भी आए, बच्चों को फीस नहीं दिए, ऐसा किया। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे मन में घर करती चली गई कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं तो पुरुषों से हो रही हैं, और ये एक किस तरह से इसको खत्म किया जाए या महिलाओं को जागरूक कैसे किया जाए, ये मन में कहीं ना कहीं लगा रहता था। धीमे धीमे करके जब हम फील्ड वर्क में उनके साथ जाने लगे, महिलाओं से बात की, तो देखा एक नहीं हुआ तो अनेक महिलाएं हैं और सबकी वही समस्या है कि कमाते। हमने कहा आपके हस्बैंड कमाते नहीं है क्या? नहीं, कमात तो है, पर रात में दारू पी के आ जाते हैं, हम इमारत हैं और जो पैसा रहा सब छिना लेता। ये उनकी भाषा थी और मेरे साथ में ये भाषा बहुत दिन बाद हम सीख पाए, जिससे हमारा जुड़ाव बहुत दिन बाद हो पाया। लेकिन वो हमारे साथ धीमे धीमे करके जुड़ती चली गई और जुड़ती चली गई। तो इस तरह से हमारी आपस में जो एक बाउंडिंग थी होने लगी और वो अपनी समस्याओं को धीमे धीमे बताने लगी। और मैं वहां से एक मन में बना लिया कि इनके लिए कुछ करना है, और वहां से मैं काम करती रही। 1-1.5 साल मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने 2008 में अपना एनजीओ कल्याणी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से स्थापित किया। अच्छा, किस सन में? 2008 में। 2008 में। तो इसकी स्टार्टिंग की क्या प्रोसेस रही? आपके घर वालों का कैसा सपोर्ट था? मेन हस्बैंड का कैसा सपोर्ट था? बहुत अच्छा। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जो भी है, आज जो भी हूँ मैं उन्हीं के उस पे हूँ। उन्होंने मुझे इतना बना दिया, इतना निकलना, इतना ले जाना। जब भी जरूरत पड़ती थी हर पल खड़े रहते थे। मैं मीटिंगें भूल जाती थी पर वो टाइम याद दिलाते थे। एक औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने हस्बैंड का बिल्कुल सपोर्टिव होना। वो औरत कहाँ से कहाँ पहुँचती है अगर उसका हस्बैंड साथ दे रहा है। मैं उसके लिए उदाहरण हूँ। बिल्कुल। और मैं उसके लिए उदाहरण हूँ। मैं हर पल उनको मिस करती हूँ, क्योंकि आज का समय बहुत ज्यादा वो हो गया है, अकेलापन महसूस होता है। आज मैं अकेली हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी करना चाह रही हूँ तो मैं अकेली। चलिए, आप मैडम से जानते हैं कि जब आपने काम की शुरुआत की तब सबसे बड़ी मुश्किलें क्या आई? किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे बड़ी चुनौतियां थी परिवार, क्योंकि परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग भी थे, छोटे भी थे और अपना बच्चा भी था। परिवार, महिलाओं के लिए परिवार प्राथमिकता में रहता है। सबसे पहले छोटा बच्चा होने के कारण जाना और बुजुर्ग सासू माँ थी संभालना, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं और भागते हैं, बुजुर्ग लोग संभाल नहीं पाते। उस जगह पे दिक्कत आती है कि परिवार में बच्चा संभालो, मुझसे नहीं संभलता है, बहुत बदमाश। उसमें क्या है, हमारे यहाँ पे कुआं था, कुएं में वो झांकता था। अच्छा। 1-2 बार तो आधा लटका हुआ मिला, इसलिए सब लोग बहुत परेशान रहते थे। तो खुद भी चिंता में रहे कि भाई हम चले गए, बच्चा पीछे से क्या कर रहा है पता नहीं, किसी तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी। धीमे या एक ये दिक्कत आई परिवार के साथ में
लेकिन हमारे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था, तो वो कहते थे कि चलो अपन ले चलते हैं इसको। लेकिन बच्चे का ये था कि हम बहुत ही अच्छा नेचर था, सबके साथ जल्दी घुल मिल जाता था और कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता था। तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट भी था कि उसको ले जाते थे, लोगों के बीच में अपना खेलता रहता था, देते थे, वो खेलता रहता था और कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, और अपना जो भी जिसके साथ खाना पीना है खा पी के अपना चले आते थे। और हम जब फील्ड में जाते थे तो महिलाओं के साथ में जल्दी जुड़ाव नहीं हुआ। ग्रामीण महिलाएं थी और मेरा उस समय नया नया था कि थोड़ा सा भाषा और वेशभूषा कहीं ना कहीं आड़े आड़े आती है, और उसमें ग्रामीण क्षेत्र वाले जल्दी मिक्सअप नहीं होते हैं आपसे। हाँ। फिर जब धीमे धीमे जाना, 2-4 बार जाना हो गया, लोगों को समझ में आना हुआ कि नहीं, ये मेरी बात को समझती हैं और हमारी समस्याओं के लिए बात करती हैं, तो उनका जुड़ाव होने लगा। उन्होंने खुल के अपनी बातें रखना शुरू किया, तो मन में एक आया कि नहीं, मुझे इनके लिए कुछ करना है। कैसे होगा, आर्थिक स्थितियां इनकी कैसे अच्छी हो सकती हैं, इनको मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो सबसे पहला हमारा जो कार्यक्रम हुआ छतवई में हुआ। अच्छा। और वो भी खादी ग्राम उद्योग के। अच्छा। छतवई में जो स्कूल के बगल में जो है ना स्कूल, उसमें करा था। हाँ। मैंने उसमें पंचायत भवन में किया था। अच्छा। उसमें चिप्स, पापड़, बड़ी, अचार, अच्छा, इन सब चीजों को सिखाने के लिए किया। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, पर फिर हमारे लिए समस्या आई कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा। अशिक्षा सामने आ गई। अब अशिक्षा सामने आ गई तो उनको जो रेशियो बताना है वो कैसे बताएंगे। तो फिर उस जगह से फिर एक समस्या को समाधान करने के लिए समझ में है कि शिक्षा जरूरी, शिक्षा भी सबसे पहले तो इनको शिक्षित करो। लेकिन शिक्षा, अगर हम शिक्षित करने पे लग जाएंगे तो वो समय हमारा बहुत ज्यादा निकल जाएगा। लेकिन उनसे इतनी तो शिक्षित होती है, वो अपने घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर पाती है। हाँ, एक महिला घर संभालती है बहुत अच्छे से। तो कितना भोजन बनाना है और कितने लोगों के लिए बनाना है, ये तो उनको पता रहता है। तो उसके लिए कोई ना कोई वो माप लेती है। तो उन्होंने तुमसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक ग्लास से दाल चावल नाप लेते हैं। बस उसी को मैंने बेस बनाया। अच्छा। तो अगरबत्ती में कितना कोयला लगना है, अच्छा, कितना कोयला छाल लगना है, अच्छा, कितनी चीजें लगनी है, तो उसको ग्लास से नापने के लिए मैंने बता दिया। अच्छा। ये चीजें उनको बहुत प्रभावित की, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा इस तरह की शिक्षा हमको कभी किसी ने नहीं दी। बहुत आसान वे में आपने उनको बता दिया और वो समझ और इसी तरह चिप्स, पापड़, बड़ी, अचार के लिए, हर चीज के लिए वही ग्लास का माप मैंने बता दिया। अच्छा। तो वो चीजें जब उन लोगों ने सीखी, सीखने के बाद जब लोगों को दिखाई, तो पहले ये नहीं था कि सिर्फ सिखाना है, एक ऐसा खादी ग्राम उद्योग वालों ने कह दिया था। फिर उन्होंने उनको एक फाइनेंस, छोटा सा एक फाइनेंस करवाया। तो हर महिला को 12-12 हजार रुपए, 20 लोगों का ग्रुप था, उनको सबको उन्होंने फाइनेंस किया। और करने के बाद कहा कि अगर तुम बढ़ा लोगे इसको तो ये व्यापार के रूप में तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगा। ये मेरी सबसे पहली उपलब्धि थी और मुझे बहुत खुशी हुई। आज भी वो महिलाएं मुझे याद करती हैं। बिल्कुल, जीवन बना दिया, खुद को आत्मनिर्भर बना दिया। एक महिला जो एक रुपए के लिए मोहताज होती, वो अपने पति से ही मांगती है। अगर उसको 10 रुपए चाहिए तो वो मांगेगी, सामने वाला खुश हो गया तो दे देगा, नहीं होगा 4 सुना के देगा। लेकिन जब उसके पास खुद से पैसे आ रहे हैं तो वो खुश हो जाती है। बिल्कुल। तो ये शुरुआत, यहाँ से मेरी शुरुआत और अच्छी हुई। समस्याएं तो आई लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई। इसी तरह से मुझे मोजरवेयर में, अच्छा, मोजरवेयर में कंपनी जो है उसने मुझे एज ए ट्रेनर बुलाया। अच्छा। और बोला कि मैं इनको जो है आप सिलाई सिखाइए, सिलाई में स्पेशली बैग, स्कूल बैग बनाना सिखाइए। अच्छा। डिमांड ज्यादा थी क्योंकि उनका कहना था कि मेरी मतलब महिलाओं को, जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी महिलाओं को रोजगार भी मिल जाएगा और हम हर साल स्कूल बैग बांटते हैं। अच्छा। तो वो चीज हमको हमारे घर में ही मिल जाएगी, बाहर से नहीं लेंगे और उसमें महिलाओं को भी अर्निंग हो जाएगी। हाँ। और एक जरिया बन जाएगा और हमारे बीच का जुड़ाव अच्छा हो जाएगा। उसके लिए भी यही समस्या सामने आई, अशिक्षा। फिर वही एक
तरीका बनाया कि फरमा काटा और फरमा दे दिया, इस फर्मे को रख के आप काटिए और बनाइए। एक महिला, आप विश्वास नहीं करेंगी, 15 दिन के अंदर हर महिला इतना सीख गई थी कि उसको कटिंग कैसे करनी है, अपनी सिलाई, और 2 घंटे के अंदर वो एक बैग तैयार कर लेती। मतलब 1 घंटे में करीब वो 300-400 का कॉस्ट तो जाता है। 1 घंटे में उतना कमा रही है एक महिला। और वहाँ की जो महिला, वो जो दिल्ली से आई थी, उनकी डायरेक्टर मैडम कोई थी जो सियासत देख रही थी, वो इतनी खुश हुई कि मैम ये बताइए कि आपने सिखाया कैसे, क्योंकि जो चीजें समझते, वो लोग सोच रहे थे कि इतना अच्छा शिक्षा देंगे कैसे होगा, कैसे माप बताएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये चीज उनके वहां भी शिक्षा आड़े आई, लेकिन उसको भी मैंने सहजता से महिलाओं को सिखा दिया और वो महिलाएं इतनी खुश हुई। उन लोगों ने 4,500 बैग उनको बना के दिए। बताइए कितनी बड़ी बात है। तो लगन, जहाँ लगन होती है वहाँ शिक्षा भी आड़े नहीं आने पाई, और सबने बहुत अच्छा काम किया। और इसी तरह से स्कूल बैग के साथ में हमने, अब मेरा कुछ, मैं यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार में थी, तो कहीं ना कहीं मुझे आर्थिक फेस करना पड़ा, आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे हो। अब ये क्योंकि मैंने बैग बनाना सीखा हुआ था, तो एक दिमाग में आया, तो मैंने ज्वेलरी पर्स बनाने शुरू किया। अच्छा। और कुछ दिन समय बाद तो ऐसा हो गया कि ज्वेलरी पर्स सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ के जाते थे। अच्छा। और लोगों ने बहुत डिमांड की। तो उसमें गिफ्ट के लिए एक सोने, वो जो चांदी के सिक्के होते हैं, उसकी छोटी छोटी बैग्स रहते, पोटली बनती थी। वो बैग मेरे बहुत ज्यादा डिमांड में रहते थे। अच्छा। उसके बाद मैंने आपकी प्रिंटिंग, अच्छा, डिब्बियों में सोनार की जो प्रिंटिंग होती है, डिब्बियां जो मिलती है अपने को सोनार वाली, उसमें प्रिंटिंग करना शुरू। अच्छा, वो जिसमें पायल और बिछिया देते हैं गोल वाली। हाँ। अच्छा। वो चीज सब मैंने दी, उसमें प्रिंटिंग करना शुरू किया। फिर कुछ लोगों ने डिमांड किया, शहडोल के लोग थे, धनाडे लोग थे, उनको गिफ्ट करने थे टिफिन। तो वो टिफिन गोल और बॉटल गोल होने के कारण कहीं भी प्रिंटिंग नहीं हो पा रही थी। मैंने दिया, उसके बाद उनकी इतनी खुश थे वो, कहला मैं सब जगह हार गया, जबलपुर तक मैंने कहा, किसी ने मुझे बना के नहीं दिया, और मुझे घर में ही सब कुछ मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं भी आती रही और समाधान भी मिलते रहे, और धीमे धीमे करके इस तरह से मैंने अपने सफर को अंजाम। मैम, आज की महिलाओं और लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो कैसे खुद को इम्प्रूव करें और कैसे अपना घर, संसार और नौकरी पेशा संभालते हुए काम करें? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं का रूप जो है, सिर्फ एक महिला ही ऐसी होती है जो 10 काम करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकती है, और जो आज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर महिला घर से बाहर निकलकर नौकरी करना चाहती है, और नौकरी करने के साथ में उसको घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, परिवार भी देखना है, और ऑफिस भी देखना है। और टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचेगी तो उसको बॉस की डांट भी खानी पड़ती है, इसलिए उसको सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे, आज के बच्चों को, हमको लगता है कि बच्चा जल्दी से खाना खा ले, तो हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसका ध्यान पूरा मोबाइल में रहता है, और हम उसको खाना खिला रहे हैं, सारा ध्यान फोन पे होता है। वो पेट में जाता है, जब उसको बहुत ओवर लगने लगता है तो वो मुंह उठाता है, बस माँ समझ जाती है पेट भर गया। लेकिन वो क्या खा रहा है उसको, उसका नाम नहीं पता होता, उसका स्वाद नहीं पता होता है, वो लगा रहता है। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और खत्म हो गया। क्या ये मोबाइल कितना अच्छा है, ये हम ध्यान नहीं देते। आज के एजुकेशन में भी मोबाइल आ गया, सारे टाइम बच्चे मोबाइल लिए रहते हैं। हम ये माँ कभी ये नहीं देख पाती, क्योंकि उसको जाना रहता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चा पढ़ क्या रहा है, उसका विषय क्या है, और वो किस विषय के लिए बता रहा है और क्या पढ़ रहा है, ये माँ बाप देखते नहीं है। माँ भी चली गई, पिता भी चला गया, और शाम को जब आते हैं वो इतने थके हुए होते हैं, उनके पास ये भी देखने का टाइम नहीं है कि बच्चे ने जो बोला था वो पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। उसमें बच्चे दुरुपयोग कर रहे हैं उस मोबाइल का, और हम कभी बच्चों से संवाद नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बच्चा मोबाइल लेके बैठा है तो हम खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। कभी हम आपस में बैठ के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा गैप है हमारे बीच में। जो पहले होता था, बच्चे कहानियां सुनते थे
दादी बब्बा से, नानी नाना से, मम्मी पापा भी फ्री होते थे, कुछ ज्ञान की बातें, अब वो चीजें मिसिंग है कहीं ना कहीं। मिसिंग है क्योंकि हमारा वो जगह मोबाइल ने ले लिया है। फोन ने ले ली है। मोबाइल उनको सब कुछ बता देता है, सब कुछ बता देता है, और जो नहीं देखना वो भी बता रहा है। वो भी बता रहा है। सबसे बड़ी चीज मोबाइल का दुरुपयोग यही है कि जो चीजें नहीं देखनी चाहिए, जो उनको नहीं जाननी चाहिए, वो भी जान रहे हैं बच्चे। नहीं तो मैं ये एक मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी इस चीज को मैनेज करते हैं, मोबाइल सिस्टम जो मैनेज कर रहे हैं, तो कृपया वो ऐसी चीजें मोबाइल पे मत डालें जो 18+ के बाद वाली चीजें इसमें डालनी आवश्यक नहीं है। 18+ वाले खुद ही अपने आप ढूंढ लेंगे उन सब चीजों को। हाँ, बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए। छोटे बच्चे वो सब देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए, जिस चीज की जानकारी नहीं होना चाहिए वो जानकारियां हो रही हैं। इसी कारण बच्चे घर से भागते हैं, और भागने का अंजाम क्या होगा ये उनको नहीं मालूम रहता है। सिर्फ एक दिमाग में रहता है कि मम्मी पापा ने मुझे डांट दिया, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा, कैसे व्यवस्थित होऊंगा, क्या होगा मेरे साथ में, इसका कोई भी जानकारी नहीं रहती। आपको भी ना अपने बच्चों के ऊपर ऐसा है कि पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो फोन में क्या देख रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों की जानकारी तो और अगर एक बात जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारा जब मैं बचपन में थी तो हमारा एक संयुक्त परिवार था, तो हमको जब डांटता तक हुई तो मेरे मम्मी पापा कभी ये नहीं कहते थे क्यों बोला कि मेरे बच्चों को क्यों डांटा। तो हमारे अंदर एक डर रहता था कि कोई देखेगा तो हम घर बाद में पहुंचेंगे, डांट पहले पहुंच जाएगी, शिकायत पहले चली जाएगी। डांट खाने के लिए पहले हम तैयार रहे, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई ना कोई शिकायत कर चुका। जॉइंट फैमिली और ऐसी जगह में रहने का यही होता है। अभी क्या है, आज का माहौल ये है कि माता पिता खुद ही पूछते हैं, कहने लगते हैं कि मेरी बच्ची से आपने क्यों पूछा, ये क्यों पूछा, हमने नहीं पूछा तो आपने क्यों पूछा। मेरी मर्जी है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करने की जरूरत नहीं। के समय में ऐसा कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, सबकी अपनी लिमिटेशन है और वो वहीं रहता है। लोग अपने तक दायरे थे, नहीं अपने तक दायरे हैं तो वो दायरे आपके लिए घातक सिद्ध हो। मैम से बात करके आज बहुत अच्छा लगा, उनके अनुभव शेयर किए उन्होंने। और जिस किसी महिला, बच्चे या किसी को भी कोई किसी तरह की समस्या हो और आपको लगे कि मैम के पास उसका समाधान है, तो बिल्कुल आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा मैम का नंबर, आप उनसे कांटेक्ट करिए। वो जहाँ तक हो सकेगा वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा, आज हम मिले कल्याणी वाजपेयी मैम से। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। और अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे अपने ही आसपास के कोई ऐसी ही जानी मानी हस्ती से, जिनसे मिलकर के बेशक कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जिनकी जर्नी लोगों को देखना चाहिए, उनसे कुछ सीखने को मिलता है, तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर ये रहा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।